ओके, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का सीधा सीधा मीनिंग है अरेंजमेंट। ओके, अरेंजिंग समथिंग और रीअरेंजिंग समथिंग और गेटिंग द पॉसिबल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। ओके, चीजों को अरेंज करना या रीअरेंज करना या पॉसिबल टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स देखना। ठीक है, इसका एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं या फिर एक गेम बताता हूं जो शायद बचपन में आप लोगों ने अपने क्लासेस में खेला हो। जो आपके प्राइमरी के टीचर्स हैं उन्होंने शायद आपको इस तरह का कोई गेम स्कूल में खिलाया हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक छोटा सा वर्ड दिया हो। ओके, अ स्मॉल वर्ड सपोज गिवन टू यू। अब स्मॉल वर्ड की बात की जाए तो वर्ड में आप वर्ड ही ले लीजिए, WORD। ठीक है, WORD। ओके, ये एक वर्ड है। ठीक है, इसमें 4 लेटर्स है, WORD। अब सपोज आपसे ये कहा जाए कि इन 4 लेटर्स को रीअरेंज करो और मीनिंगफुल या मीनिंगफुल कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो आप बनाइए, चारों वर्ड्स एक साथ लेके। ठीक है, चारों वर्ड्स एक साथ लेके मीनिंगफुल या नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स बनाइए। अगर ये कहा जाए, ठीक है, तो आप स्टार्ट हो जाओगे इसे वर्कआउट करने के लिए और फिर आप ये फाइंड आउट करोगे कि कितने वर्ड्स बन रहे हैं। अभी तक जो एग्जांपल्स मुझे दिए गए हैं उन एग्जांपल्स में 3 वर्ड्स का यूज किया गया है, ROD, ROW, रो। मैं चारों वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी, चारों लेटर्स की बात कर रहा हूँ कि आपको चारों लेटर्स का यूज करना है। ठीक है, यू हैव टू यूज ऑल द 4 लेटर्स, रीअरेंज द लेटर्स एंड फाइंड हाउ मेनी मीनिंगफुल एंड नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। ओके, तो उस वक्त हम ये गेम खेलते थे। ये एक तरह का माइंड गेम रहता है। ठीक है, बट ये माइंड गेम बहुत मतलब अच्छा गेम है जिससे आपका माइंड जो है वो काफी दूर दूर तक चल सकता है। ठीक है, इसमें बहुत से बच्चे ये देखते हैं कि अरे ये वाला वर्ड तो बना ही नहीं, अरे यहाँ से स्टार्ट होने वाला वर्ड तो बना ही नहीं है। ठीक है, तो कहने के लिए एक गेम है, बट आज आप देख सकते हो कि वो गेम एक्चुअल आपके मैथ्स का एक पार्ट है। ओके, वो गेम आपके मैथ्स का एक पार्ट है ये। ओके, अब इसमें मैंने ये कहा कि चारों लेटर्स लेके आपको मीनिंगफुल नॉन मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। चारों की जगह पे ये भी कहा जा सकता है कि 3 लेटर्स का यूज कीजिए सिर्फ। तो जैसे यहाँ पे मुझे एग्जांपल्स आ चुके थे, रॉड, रो। ठीक है, ये एग्जांपल्स ऑलरेडी आप लिख चुके हो। ठीक है, अब रॉड और रो इनका तो मीनिंग है, नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स भी अगर बनाने जाए तो काफी सारे वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, अब अगर कहा जाए कि 2 ही अल्फाबेट्स का यूज करना है, यू हैव टू यूज ओनली 2 लेटर्स, तो कितने वर्ड बनेंगे? तो भी आप डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो। और बन सकता है, ऑड बन सकता है, डू बन सकता है। ओके, WR, RW, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हो। ठीक है, यू कैन फॉर्म दीज वर्ड्स। तो ये जो हम गेम प्ले करते थे, रीअरेंजिंग द अल्फाबेट, preparing meaningful or non-meaningful words, given letters of 4, and we have to use all the 4 letters at a time, or we have to use 3 letters at a time, or we have to use 2 letters at a time. ये होता है permutation. This is nothing but this is the permutation. So what is permutation? Permutation of n objects. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 4 ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 लेटर्स है। Permutation of n objects taken r objects at a time. Okay, taken r objects at a time. अब ये r ऑब्जेक्ट जो एट अ टाइम लिए जा रहे हैं वो क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि आपको चारों ऑब्जेक्ट्स मतलब चारों अल्फाबेट्स का यूज करके काम करना है, तो वहां पे r की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर मैंने कहा कि 3 अल्फाबेट्स का यूज करना है सिर्फ, तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर कहा जाए 2 अल्फाबेट्स का यूज करना है तो r की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, क्लियर? तो परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट, n यहाँ पे 4 है, taken r objects at a time. Okay, it is nothing but arrangement of n objects taken r at a time, denoted by this notation, NPR. लिखना कैसे है? P कैपिटल लिखना है, N स्मॉल यहाँ लिखना है और R स्मॉल यहाँ लिखना है। ओके, दिस इज द वे यू हैव टू राइट। P कैपिटल, N स्मॉल लिखना है, लेकिन पावर में वो भी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। ओके, और R जो है वो सफिक्स में लिखना है राइट साइड पे नीचे। ओके, दिस इज NPR, ये इसका नोटेशन है। एंड डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइंड एज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये आएगा इसका डेफिनेशन या फॉर्मूला। कब? व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिपीटेड या रेपिटेशन इज नॉट अलाउड।
दिस इज व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिपीटेड या रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। और ये आएगा n⁻r व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड। When objects are repeated, that is repetition is allowed. Okay, then formula turns out to be this. हर केस में एक बात याद रखनी है, जो r है it is 0 less than equal to r less than equal to n. Okay, r की जो वैल्यू है ये 0 हो सकती है या n हो सकती है, 0 से कम नहीं आएगी, n से ज्यादा नहीं आएगी. Okay, so it is defined by this formula npr and it is defined by this npr it is equal to n factorial upon n minus r factorial. Okay, ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एंड npr is equal to n raised to r. This will be the formula when the repetition of objects is allowed. अब इसे और बेहतर समझना है तो आप अपनी एक्सरसाइज 7.1 रिकॉल कीजिए. एक्सरसाइज 7.1 के हिसाब से आपको एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं. सपोज ये 5 आपके ऑब्जेक्ट्स है 1 2 3 4 5. ओके, एंड यू हैव टू फॉर्म अ 3-digit number. You have to form a 3-digit number. ठीक है, अब इसमें आप क्या करते थे, सी ये आपका 3-digit नंबर, ये आपका 3-digit नंबर. एक केस लेते हैं जहां पे रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, और एक केस लेते हैं जहां पे रेपिटेशन अलाउड है. ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ 3-digit नंबर्स कितने फॉर्म होंगे, इसके लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके कितने होंगे. यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है, 125 वो यहाँ पे आएगा. यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस के लिए 5 होंगे, इसके लिए 4, इसके लिए 3. ठीक है, ये आपने कैलकुलेट किया, आंसर आएगा 60. और यहाँ पे 5 5 5 रेपिटेशन अलाउड है तो ये 125. ओके, क्लियर. दिस यू हैव स्टडीड इन योर एक्सरसाइज 7.1. ठीक है, अब यही आप यहाँ पे कर सकते हो. ओके, बाय अप्लाइंग डायरेक्टली. अब डायरेक्टली कैसे अप्लाई होगा ये देखिए, इस फॉर्मूले को देखिए. दिस इज अ फॉर्मूला व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. हमारे पास जो डिजिट्स दिए थे वो थे 1 2 3 4 5, और हमें जो बनाना है वो 3-digit नंबर बनाना है. इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल. आपकी n के लिए जो है वो 5 है क्योंकि आपके पास 5 डिजिट दिए हुए हैं. ठीक है, और r के लिए 3 है क्योंकि आपको 3-digit नंबर बनाना है. मींस एट अ टाइम आप 3 डिजिट्स का यूज कर सकते हो. और इसमें कहा है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है. रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो n आपका 5 और ये r आपका 3. दिस विल गिव यू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 मींस 2 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू ये 2 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर आपका 5 माइनस 3, दिस इज 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल्ड. आपका आंसर जो आ रहा है वो 5 इंटू 4 इंटू 3 आ रहा है. सीधे आपका यहाँ पे आंसर यही है और सेम आंसर आपका वहां पे आ रहा है. अब अगर सेकंड केस कंसिडर किया जाए जहां पे रेपिटेशन अलाउड है तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा. ओके, और आप देख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये सीधे सीधे आपका 5 क्यूब है. n के लिए 5 है, r के लिए 3, तो आपको मिलेगा 5 क्यूब. ओके, दिस इज ऑल अबाउट परमुटेशन मीन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब ऑब्जेक्ट्स आपको n दिए हैं और आपको r ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम अरेंज करने हैं. तो जब रेपिटेशन अलाउड होगा तब फॉर्मूला आएगा n raised to r, और जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होगा तो फॉर्मूला आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ओके, पहले जो आपने पढ़ा वो साइंटिफिक अप्रोच था, यू कैन से एक्सपेरिमेंटल अप्रोच. ओके, वो आपका एक्सपेरिमेंटल अप्रोच था, मतलब उसमें आप खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और फाइंड आउट कर रहे थे. ठीक है, यही कुछ मैथमेटिशियंस ने किया था जब इस कॉन्सेप्ट पे वर्किंग चल रहा था. ठीक है, उन्होंने खुद अपने एक्सपेरिमेंट्स लगाए थे, इस तरह से कैलकुलेशन किया था. ठीक है, और कैलकुलेशन करके आंसर्स फाइंड आउट किए थे. देन फैक्टोरियल नोटेशंस इन्होंने फाइंड आउट किया. ओके, फैक्टोरियल नोटेशंस फाइंड आउट किया, और फैक्टोरियल नोटेशंस फाइंड आउट करने के बाद उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, और इस फॉर्मूले में फैक्टोरियल नोटेशन का यूज किया गया है. ओके, क्लियर. तो जो पहले आपने पढ़ा इट वाज द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच,
ओके ऑफ द प्रॉब्लम. देन केम द फैक्टोरियल नोटेशन. आपको फैक्टोरियल नोटेशन से अवगत कराया गया. ओके, यू केम टू नो व्हाट इज फैक्टोरियल नोटेशन, हाउ फैक्टोरियल नोटेशन वर्क. ओके, और फिर वो जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच था और फैक्टोरियल नोटेशन से कंबाइन दैट एंड वी केम टू अ फॉर्मूला. ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? सिंपल सी एक बात है, कोई भी चीज जो नहीं आती है, ओके, नहीं आती है मतलब आपको नहीं आती है वो नहीं, ओके, आपको नहीं आती है मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, न्यू. ओके, हाँ, आयुष आपने दिया है कि बुक में इसका प्रूफ दिया है. प्रूफ बेटा आता नहीं है, प्रूफ जस्ट आपको दिया हुआ है, बाकी इसका एक्चुअल प्रूफ आपके इसमें आता नहीं है. ओके, आप फॉर्मूला याद रखिए, ये इसका फॉर्मूला है. ओके, कोई भी एक न्यू चीज मीन्स समथिंग विच न्यू कम्स इन द एग्जिस्टेंस. ओके, it goes on changing with time to time. It goes on changing with time to, नहीं, प्रूफ याद नहीं रखना है. It goes on changing with time to time. जैसे जैसे समय बीतता है, ओके, वो जो न्यू चीज थी उसमें मॉडिफिकेशन होते जाते हैं. ओके, और ये मॉडिफिकेशन क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ ड्रॉबैक्स, बिकॉज ऑफ लैक्यूनास, और टू मेक इट मोर परफेक्ट. ओके, भले ड्रॉबैक्स लैक्यूना ना हो लेकिन परफेक्शन की कमी रहती है, उसे और परफेक्ट किया जाए, ये बात रहती है. ठीक है, और धीरे धीरे जो उसमें वर्कआउट्स होते हैं इंसान वहीं से सीखता जाता है. ठीक है, तो कुछ ऐसा ही इसमें था कि पहले एक्सपेरिमेंटल अप्रोच था, फिर उनको लगा कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए, तो फैक्टोरियल नोटेशन जो है, फैक्टोरियल नोटेशन इनको फाइंड आउट किया गया. ओके, और फिर इसमें बेस्ट फॉर्मूला बनाया गया. ओके, और यही होता है और कुछ नहीं है. आप देखिए पुराने ज़माने में साइकिल्स कैसे रहते थे, अगर आपने देखा हो तो, और आप नए ज़माने में साइकिल्स देखिए कैसे रहते हैं. आप पुराने ज़माने में टेलीविज़न सेट्स देखिए कैसे रहते हैं, और आज आप नए ज़माने में टेलीविज़न सेट्स देखिए कैसे हैं. चलिए, आप एक साल पहले पढ़ाई देखिए कैसे हो रही थी, और एक साल बाद आज आप पढ़ाई देखिए कैसे हो रही है. देयर इज अ वास्ट डिफरेंस. ओके, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस. यस, एनी डाउट? यदि कोई डाउट है तो पूछिए. सब बदल गया, सही बात है, सब बदल गया, एवरीथिंग इज चेंज. चलिए, समय समय को सलाम है, जो समय दिखाएगा हम वही करेंगे. ओके, now see there are some properties or rules you can say for permutation, जैसे आप डायरेक्टली प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हो. ओके, प्रॉपर्टीज और यू कैन से रूल्स. फर्स्ट, NP0. NP0 हमेशा 1 आएगा. आप देखिए जो डेफिनेशन हमने लिखी है उसमें R के लिए क्या लिखा है, R कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम 0 to n. ओके, R कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम 0 to n. तो यदि R के लिए 0 है तो NP0 सीधे सीधे 1 आ जाएगा. ओके, सेकेंड, NPN, ये सीधे सीधे n फैक्टोरियल आ जाता है. ओके, NPN इट इज n फैक्टोरियल और इट इज n रेज़ टू n. मतलब ये रहेगा व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, और ये रहेगा व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड. ओके, दिस इज व्हेन repetition is not allowed and this when repetition is allowed. Third, NP1, this will turn out to be n. Okay, NP1 ये आएगा n. ये सब आप चाहो तो फॉर्मुलेस में वैल्यूज पुट अप करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट बाय पुटिंग द वैल्यूज. ओके,
अगर आप एनपीआर का फॉर्मूला यूज करोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल लेगा, r 0 ले लिया, आपको n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। रेपिटेशन अलाउड के केस में n रेस टू r है, n रेस टू 0 लोगे ये भी 1 आ जाएगा। np1 का केस लोगे n रेस टू 1 n आता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल लोगे, आप कैलकुलेट करो ये अगेन 1 आ जाएगा। सिर्फ npn के केस में ये थोड़ा सा चेंज होगा, यू विल गेट दिस। ओके, इनको आप डायरेक्टली प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हो। ओके, इन तीनों में कोई डाउट? ओके, अब मान लीजिए आपके पास n ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और इन n ऑब्जेक्ट्स में p ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं जो रिपीट हो रहे हैं। ओके, n ऑब्जेक्ट्स आर गिवन एंड p ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटिंग। ओके, अब आपको इन सारे ऑब्जेक्ट्स को अगर एक साथ अरेंज करना है तो इसका आंसर आएगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। मींस इन ऑल देयर आर n ऑब्जेक्ट्स, in all there are n objects and out of these n objects p objects are repeating, p objects are या ऑब्जेक्ट इज रिपीटिंग p टाइम्स, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, देन दैट केस जब आप इसे अरेंज करोगे तो आपका आंसर n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके, अब ये कैसे आएगा वो देखिए। आप एक सिंपल सा नाम कंसिडर कीजिए, अजय। ओके, इसमें टोटल 4 अल्फाबेट्स है लेकिन 2 अल्फाबेट्स जो है इसमें रिपीट हो रहे हैं, सॉरी एक अल्फाबेट जो है वो रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, द अल्फाबेट ए रिपीट। ओके, तो जब आप इसका अरेंजमेंट करोगे तो ये टोटल 4 अल्फाबेट्स है, आपको चारों को अरेंज करना है एट अ टाइम, तो आपको मिलेगा 4 फैक्टोरियल। ओके, बट एज अल्फाबेट ए रिपीट, अल्फाबेट ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। नाउ व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? (24) and what is 2 factorial? 2. So this leads to 24 by 2 which is 12. Okay, which is 12. अब जरा ये देखिए, see this, AJ AY, AJ YA, AY AJ, AY JA, AA JY, AA YJ। सबसे पहली बात तो सबका स्टार्टिंग ए है, इन दोनों में जे फिक्स है और पीछे जो 2 अल्फाबेट है ए वाई वाई ए चेंज हो रहा है। अब विथ स्टार्टिंग ए एंड देन जे, अगर ए पहले रखें और जे बाद में रखें, ठीक है, तो इसके बाद ए वाई और वाई ए ये 2 डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई वर्ड बनेगा नहीं। फिर हमने सेम क्या किया, ए को फिक्स रख के जो जे यहाँ पे फिक्स था वहां पे हमने वाई को फिक्स कर दिया, तो वाई फिक्स करके हमें क्या मिला, एक मिला ए वाई ए जे और एक मिला ए वाई जे आई, एंड सेम वी डिड फॉर ए। ओके, अब ये देखिए, जे ए वाई ए, जे ए वाई, जे वाई ए, वाई जे ए, वाई ए जे, वाई ए जे ए, ये रहे। ओके, अब आप ये बताइए कि इसके अलावा और कोई अल्फाबेट बन सकता है क्या? रही ए और ए को इंटरचेंज करने के बाद, तो ए और ए को इंटरचेंज करने के बाद वर्ड तो वही बनेगा, यस और नो? वर्ड वही बनेगा, इसीलिए ए और ए का इंटरचेंज काउंट होगा ही नहीं। ओके, अब ये देखिए, जे ए वाई ए, जे ए वाई और जे वाई ए। ओके, क्या क्या ये जो वर्ड्स हैं, ओके, इसके अलावा और कोई वर्ड बन सकता है स्टार्टिंग विद जे? ये देखिए,
अब किसी ने लिखा है कि कुछ अलग होगा समथिंग, वेट अ मिनट, लेकिन अलग तो है। हाँ आयुष, क्या अलग है बताइए। यस आयुष, क्या अलग है बताइए। अरेंजमेंट ऑफ ए नहीं बेटा, अरेंजमेंट ऑफ ए आप भले अलग करो, ठीक है, आप इन दो ए को इंटरचेंज करने की बात कर रहे हो, बराबर। सपोज ये जो दो ए है, आप इनको इंटरचेंज करने की बात कर रहे हो ना। अच्छा, इन दोनों ए को इंटरचेंज किया, ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि अरेंजमेंट चेंज होगा। कैसे चेंज होगा बताइए। अगर हम इस ए को यहाँ पे लेके आए और इस ए को यहाँ पे लेके आए, तो भी नाम तो वही होगा, वर्ड तो वही होगा, ए जे ए वाई। व्हाट विल बी द चेंज? हाँ, इंटरचेंज करेंगे तब भी वही होगा, तो कुछ नया नहीं मिल रहा है ना, बात वो है। अगर कुछ नया मिले तो एक अलग बात है, अगर नया नहीं मिल रहा है, सेम है, तो फिर वो वही काउंट होगा। ओके, अब एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, जस्ट एक A1 A2 होता तो अलग बात थी, A1 A2 बात ही अलग हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे A1 A2 नहीं है ना, यहाँ पे दोनों A है। अगर वहां पे पर्टिकुलरली A1 और A2 होता, जैसे हम ग्रेड्स में देखते हैं, ग्रेड A1 ग्रेड A2, अगर ग्रेड्स वाली बात होती या कहीं पे सिंबॉलिकली उन्होंने दिया है A1 और A2, तो फिर वो अलग काउंट होगा, लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं है। ओके, अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक है, हमारे सर ने हमको बताई थी, ठीक है, ऐसे ही मतलब यही टॉपिक चल रहा था और किसी ने यही बात छेड़ी थी, तो सर ने बताया था, मैं आपको बताता हूं। सपोज आपने ये लिखा, सपोज आपने ये लिखा, ठीक है, और आपके इंग्लिश टीचर ने कहा दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ स्कूल, ठीक है, अब आप बताइए क्या ये सही है? स्कूल की स्पेलिंग है सही गलत है? सही है, ठीक है, द स्पेलिंग इज करेक्ट। ओके, अब आपके जो इंग्लिश टीचर है उन्होंने कहा कि ये गलत है, और वो ये कहे कि आपने इस ओ को यहां लिखा है जबकि ये यहां पे आना चाहिए और ये वाला ओ यहां पे आना चाहिए था, ठीक है, उन्होंने कहा कि आपने दोनों ओ को गलत लिखा है, फर्स्ट वाला ओ सेकंड वाले पे जाना चाहिए और सेकंड वाला इधर आना चाहिए, तब ये सही होगा। तब ये देखो सीमा कौन सी आ रही है, तब क्या होगा बताइए, आप क्या कहोगे, व्हाट यू विल से? हम्म, तो बस यही बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि मान लीजिए आपने कोई कोड जनरेट किया हुआ है, ठीक है, सपोज यू हैव जनरेटेड अ कोड, ओके, और वो मान लीजिए कोड ये है JAAY, ठीक है, आपने कोई कोड जनरेट किया है, ठीक है, कोई पास कोड है या कोई पासवर्ड है, आपने कोई कोड जनरेट किया है, ओके, कॉन्फिडेंशियल, और ये कोड है, ठीक है, कोई आपसे कहे आपको कोड बताना ही पड़ेगा, आपने सोचा चलो बता देते हैं, आपने ये बता दिया, किसी ने आपको अरे आपने तो कोड बता दिया, आप अगर कहो नहीं मैंने ये ए यहाँ आना चाहिए, ये ए यहाँ आना चाहिए, लेकिन मैंने उल्टा ए बता दिया है, ऐसे कोड बताया है, अब बताइए जब सामने वाला बंदा वो कोड पुटअप करेगा, तो जो भी उसे ओपन करना है वो ओपन होगा या नहीं होगा? तो दैट इज द केस, नथिंग एल्स। ओके, क्लियर? तो देखिए यहाँ पे टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, मींस 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट 2 बार रिपीट हो रहा है, वन ऑब्जेक्ट इज रिपीटिंग 2 टाइम्स। ओके, so you get n factorial total objects divided by जो ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है p फैक्टोरियल। ओके, ये आएगा। अब यहीं पे आप घर पे वर्कआउट करना इस वर्ड के लिए। अब इसमें भी 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ 4 ऑब्जेक्ट्स थे वैसे यहाँ पे भी 4 ऑब्जेक्ट्स है। ओके, 4 ऑब्जेक्ट्स आर देयर। अब आप घर पे वर्कआउट करके देखिएगा, जब आप इन 4 ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज करोगे, चारों को एक साथ लेके, जैसे हमने यहाँ आपस में लेके अरेंज करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके आएंगे 4 फैक्टोरियल, विच इज नथिंग बट 24। आपके एक्चुअल अरेंजमेंट 24 आएंगे, आप घर पे करके देखिएगा, ठीक है। और यही पे जब हमने 4 ऑब्जेक्ट्स लिए जिसमें एक ऑब्जेक्ट 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसके इसमें
हमें मिला 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 एंड दैट इज नथिंग बट 12। ओके, तो इसमें ये इसका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल। ये थ्योरम है और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा प्लीज। ओके, रूल फॉर्म में इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। ओके, इट इज थ्योरम नंबर 2 आई थिंक, सॉरी थ्योरम नंबर 3 है। ठीक है, और ऐसे ही एक और थ्योरम है। सबसे पहले ये बताइए कि ये थ्योरम क्लियर है? नो प्रूफ, डोंट वरी। हाँ, अगर एक लेटर 3 बार रिपीट हो रहा है तो आपको 3 फैक्टोरियल लेना है, सही बात है। अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो आपको 3 फैक्टोरियल लेना है। अगर 4 बार रिपीट हो रहा है तो डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल लेना है। ठीक है, इन दैट वे यू हैव टू वर्क आउट। ओके, so that's the theorem 3। p फैक्टोरियल क्या है बेटा? p फैक्टोरियल जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे a अल्फाबेट 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो p की वैल्यू 2 काउंट होगी। मीन्स द ऑब्जेक्ट इज रिपीटिंग p टाइम्स। you are having total n objects and out of these n object, one object is repeating p times। okay, one object is repeating p times। is this clear? फिर इसके बाद थ्योरम 4 है। थ्योरम 4 में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है जो रिपीट करेंगे। ठीक है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है जो रिपीट करेंगे, मतलब आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है। you are having total n objects, you have to arrange all these n objects। अब इस n ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट है विच इज रिपीटिंग p1 टाइम्स। चलिए इसे और सिंप्लीफाई अगर करना है, इट इज रिपीटिंग p टाइम्स, अदर इज रिपीटिंग q टाइम्स, अदर इज रिपीटिंग r टाइम्स एंड सो ऑन। ठीक है, आपके बुक में से p1 और p2 के फॉर्म में दिया है, p1 p2 p3 pk। ओके, टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, टोटल n ऑब्जेक्ट्स है। वन ऑब्जेक्ट इज रिपीटिंग p1 टाइम्स, अदर ऑब्जेक्ट इज रिपीटिंग p2 टाइम्स, the next object is repeating p3 times and so on। okay, clear? अब इसका एग्जांपल देखिए, ये वर्ड देखिए, क्या वर्ड लिखा है? आपको एक माइक ऑन करके बताओ क्या वर्ड लिखा है? असैसिनेशन। ओके, वर्ड लिखा है असैसिनेशन। ओके, अब इस वर्ड में टोटल अल्फाबेट्स आप काउंट कीजिए कितने आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 अल्फाबेट्स का कमेंट। तो ऊपर 13 आएगा, इन सबको एक साथ अरेंज करना है। ठीक है, अब ए कितने बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3। तो एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, एफ कितने बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4। दूसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 4 बार रिपीट हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके, इन द डिनोमिनेटर यू विल गेट 4 फैक्टोरियल। फिर ये हो गया आई, आई इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो एक और ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए डिनोमिनेटर में फिर 2 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, एन लीजिए, एन ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, एन इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो फिर से 2 फैक्टोरियल। एन के बाद ए ऑलरेडी हम देख चुके हैं, टी सिंगल टाइम है, आई ऑलरेडी देख चुके हैं, ओ सिंगल टाइम है सॉरी, एन ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो 13 वर्ड्स हैं, सॉरी 13 अल्फाबेट्स है, 13 अल्फाबेट्स आर यूज्ड टू फॉर्म द वर्ड असैसिनेशन। ओके, इसमें ए 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एस 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, आई 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एन 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जब आप इन सब का आपस में अरेंजमेंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल वर्ड जो फॉर्म होंगे वो ये रहेंगे, 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, पेपर में यदि क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर लिख के यहीं पे लीव आउट कर सकते हो। इफ यू वांट
यू कैन सॉल्व इट। आप चाहो तो 13 फैक्टोरियल की वैल्यू पुटअप करो, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, वैल्यू पुटअप करके फिर डिविजन वगैरह करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। वैसे जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी लीव आउट कर सकते हो। यस, एनी डाउट इन दिस?